नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। रात के 9 बजने वाले हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे, खबरों के मायने समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों को समझने का सिलसिला। लेकिन उसके पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें जिसके मायने हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहली खबर होगी, क्या इंडी अलायंस खत्म हो चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। अब खुद समझिए ये प्रगति है या दुर्गति, इसके मायने आपको बताएंगे। प्रशांत किशोर पर आरोप वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, उसके मायने आपको बताएंगे। और 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक के मायने आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तेजस्वी यादव के बयान पर एनडीए के नेता अब तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है? और सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी है, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव के बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? इसको समझने के लिए गठबंधन बनने के बाद से अब तक हुए चुनाव और सियासी घटनाक्रम को आपको समझना होगा। एक एक करके हम आपको समझाते हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन सभी राज्यों में गठबंधन के साथ एक साथी नहीं रहे। और इसके साथ ही इन लोगों ने अलग अलग चुनाव भी लड़ा, बल्कि कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ते हुए अलग अलग दल के नेता नजर आए। केरल में तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC इंडिया अलायंस से अलग लोकसभा का चुनाव लड़ी। मतलब लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ और ममता की TMC अलग चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी खटपट देखने को मिली। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग थी। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों के ही हार मिली है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सहयोगियों के लिए सीट नहीं छोड़ी थी। अब जबकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आमने सामने है। और यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं, जब विधानसभा का चुनाव अलग लड़े तो फिर गठबंधन किस बात की? अब आप ये समझिए, समझने वाली बात यह भी है कि गठबंधन में ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं
और सभी पार्टियों का अपना अपना हित है। कोई भी एक दूसरे को अपने क्षेत्र में घुसने देना नहीं चाहता है। कांग्रेस को राहुल गांधी के अलावा कोई मंजूर नहीं है। क्षेत्रीय नेताओं की अपनी अलग महत्वाकांक्षा है जो जग जाहिर है। ममता बनर्जी खुलकर अपनी इच्छा भी जता चुकी हैं। अब जरा तेजस्वी यादव के बयान के सियासी मायने आपको समझाते हैं। देखिए, बिहार में भी इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। 2020 में आरजेडी कांग्रेस साथ साथ चुनाव लड़े थे। 2025 में भी आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं था। 2020 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27.14% था। आप इसे इस तरीके समझ सकते हैं कि जितनी सीट पर कांग्रेस लड़ी उसमें से बहुत ही कम सीट वो जीत पाई। आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात करें तो कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और महज 19 सीट जीत कर आ पाई, जबकि आरजेडी 144 सीट पर लड़ा और 75 सीट जीत गया। 2020 में आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट है वो अच्छा रहा, 52.08% था। यानी कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती थी। कई मौकों पर आरजेडी के नेताओं ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीट देने की बात कही भी थी। तेजस्वी यादव 2025 में 2020 वाली स्थिति नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस पर अभी से दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने कह दिया हो कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था और अब कोई वैसा गठबंधन नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबरें करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी यात्रा पर हमलावर हैं। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर एक बार फिर निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में होने वाले खर्च का भी जिक्र किया है। साथ ही उनकी यात्रा को दुर्गति यात्रा भी बताया है। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहे हैं, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। आरजेडी का मतलब ही है दुर्गति। जब भी इनकी सरकार थी तो लगातार बिहार दुर्गति की ओर जा रहा था। अभी भी अगर कुछ इन लोगों की चाहत है तो फिर बिहार दुर्गति की ओर ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था उसको जो लौटाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बनी है, बिहार की जनता का जनमानस एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने के लिए व्यग्रता से इंतजार कर। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। पूरी प्रगति का रिव्यू हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उनके चुनाव में जरूर राजद की दुर्गति होगी। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा। तेजस्वी यादव यात्रा पर लगातार हमलावर हैं। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वे नीतीश कुमार को दोबारा वापस नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले थे तब भी तेजस्वी यादव ने इनकार किया था। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए,
अभी सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। पहला चरण 23 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक था, जो पश्चिम चंपारण से शुरू होकर वैशाली में खत्म हुआ था। दूसरा चरण 4 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि 13 जनवरी तक चलने वाला है। 4 जनवरी को गोपालगंज से यात्रा की शुरुआत हुई और इसके बाद 16 जनवरी को यात्रा को खगड़िया से तीसरे चरण की शुरुआत की जानी है, जिसका समापन 29 जनवरी को मधेपुरा में होगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा कहा। ऐसे में यह समझना होगा कि सीएम ने जहां जहां यात्रा की उस जिले के लिए क्या कुछ किया या नहीं। तो आइए समझते हैं। 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण को सीएम ने कई योजनाओं की सौगात दी। 545.24 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 34.72 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। फिर 24 दिसंबर की बात कर लीजिए। 24 दिसंबर को यात्रा का दूसरा दिन था, जब सीएम पूर्वी चंपारण पहुंचे। पूर्वी चंपारण में सीएम नीतीश कुमार ने 14.82 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि 86.30 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। यात्रा आगे बढ़ी तो 26 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार शिवहर पहुंचे। शिवहर में सीएम नीतीश कुमार ने 317 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये तोहफे दिए गए। 26 दिसंबर को ही सीएम सीतामढ़ी भी गए। सीतामढ़ी में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 236 करोड़ 60 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि उसी दिन बंद पड़ा रीगा चीनी मिल फिर से शुरू किया गया। अब प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की बात करते हैं। 4 जनवरी को यात्रा के दूसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले गोपालगंज गए, जहां उन्होंने 140 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद अगले दिन 5 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर को उन्होंने सौगात दी। 451 करोड़ 40 लाख की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब आप खुद समझिए, ये प्रगति है या दुर्गति। 6 जनवरी को वैशाली को सीएम नीतीश कुमार ने सौगात दिया। 276 करोड़ 80 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने वैशाली में किया। इसके बाद 7 जनवरी को सिवान पहुंचे। सिवान में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 109 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके साथ ही 8 जनवरी को सारण को भी उन्होंने सौगात दी, जिसमें 985 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। यानी कि लगातार प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी जिले में जा रहे हैं, वहां पर समीक्षा कर रहे हैं कार्यों की, और साथ ही साथ कई सौगात भी दी जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने, नाटक करने का आरोप लगाया, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। जनसुराज की ओर से भी इस पर पलटवार किया गया है। ये खबर देखिए। आपको तो थाना से बेल हो रहा था, बेलेबल सेक्शन था। क्या जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को थाने से ही बेल मिल रही थी? और क्या झूठ के आधार पर प्रशांत किशोर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। दिखाइए कागज कहां है जहां आपको सशर्त जमानत की बात कही गई थी। प्रशांत किशोर पर एक बड़ा हमला बीजेपी की ओर से भी हुआ है। राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी और जेडीयू के आरोप पर जनसुराज की ओर से पलटवार हुआ है। प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन से जो बिहार में भूचाल आया है, उससे सरकार भी डरी सहमी है। बीपीएससी के मुद्दे पर अनशन और फिर जेल और बेल के बाद प्रशांत किशोर चर्चा में है और प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। बयानों की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप आरोप वाली पॉलिटिक्स के मायने को समझिए। बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर अनशन पर हैं और बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर
इसके लिए जेल तक चले गए थे। आपने देखा किस तरीके से पुलिस की टीम ने उन्हें गांधी मैदान से पहले हिरासत में लिया, फिर जेल भी गए। प्रशांत किशोर की ओर से कहा गया कि उन्हें सशर्त बेल दी जा रही थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर झूठ की राजनीति करते हैं। प्रशांत किशोर ने सिर्फ राजनीतिक नाटक किया है। नीरज कुमार का कहना है कि थाने से ही उन्हें जमानत मिल रही थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जमानत नहीं ली। जेडीयू के नीरज कुमार पर आरोप पर जनसुराज की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और जनसुराज के नेता इस पर पलटवार करते हुए निशाना साध रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। आज दिल्ली में एक देश एक चुनाव के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के साथ ही एनडीए के सहयोगी दलों ने इसकी सराहना की, जबकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति ने राजधानी दिल्ली में पहली बैठक की। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे सांसद संजय झा ने बैठक में कहा कि सीएम नीतीश हमेशा से एक देश एक चुनाव के पक्षधर रहे हैं। देखिए, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी वन नेशन वन इलेक्शन, खास करके लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हो उसके पक्ष में हमेशा बोलते रहे और पंचायत का चुनाव सेपरेट हो इसकी बात करते रहे और वही हम लोगों का पार्टी का पोजीशन है। संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने के बाद 39 सदस्यों वाली जेपीसी का गठन किया गया था। इस कमेटी में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं, जिन्हें इस बिल के हर पहलू पर विचार विमर्श करना है। जेपीसी सदस्य और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने एक देश एक चुनाव की तारीफ करते हुए कहा कि इससे देश का पैसा बचेगा। जाहिर बात है कि इस देश की कैबिनेट ने यह पास किया है और पूरे देशवासियों को विचार करना चाहिए कि हम हर महीने कब तक इलेक्शन झेलते रहेंगे। बैठक के बाद सभी सदस्यों को कानून मंत्रालय ने हजारों पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके साथ आप सांसद संजय झा ने अपने सोशल साइट एक्स पर एक तस्वीर साझा की। इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन पर विस्तृत जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन की इस पहली मीटिंग में सभी सदस्यों ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई। अगले सत्र में इसका प्रस्ताव दिया जाएगा। समिति को बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक के मायने अब आप समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव। मतलब ये कि एक देश एक चुनाव के लिए संसद में 129वां संविधान संशोधन बिल पेश हुआ था। इस मामले को जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है। 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति में पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के सांसद हैं। बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की पहली बैठक हुई। प्रस्तावित कानून पर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन भी दी। सदस्यों को सूटकेस में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने इसे देश हित में बताया है, जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया है। जेपीसी को बजट सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी होगी और इस मामले को लेकर भी पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।